जो बी सेल हैं लाइक टी सेल, ये हमारे पास किसका पार्ट है? ये अडॉप्टिव इम्यूनिटी का पार्ट है। ठीक है, तो सबसे पहली बात होगी ये अडॉप्टिव इम्यूनिटी। अच्छा जी, इसके बाद हमारे पास अगर ये अडॉप्टिव इम्यूनिटी का पार्ट है तो जैसे कि हमने देखा था टी सेल के रिलेटेड हमें कि उनके लिए अडॉप्टिव इम्यूनिटी का पार्ट होते हैं हमारे पास जो बी सेल हैं। तो बी सेल्स का मेन काम हमारी बॉडी में क्या है? तो मेन काम इनका इम्यूनिटी में ये होता है कि हमारे पास ये रिकॉग्नाइज करते हैं कोई भी एंटीजन जो है ना, उसको रिकॉग्नाइज करेंगे। ठीक है, रिकॉग्नाइज एंटीजन। तो एंटीजन हमारे पास कोई भी हो सकता है। हमारे पास यहाँ पे कोई बैक्टीरिया है, ठीक है, कोई वायरस है, ठीक है। तो कोई भी हमारे पास अगर इन्फेक्शियस एजेंट है, माइक्रोब जो है वो अगर बॉडी में इंटर हो रहा है तो ये उसको रिकॉग्नाइज करेंगे। ठीक है जी। तो रिकॉग्नाइज करने के बाद इसकी रिकॉग्नाइजेशन हो गई। रिकॉग्नाइजेशन होने के बाद आपके पास सबसे पहला काम रिकॉग्नाइज, ठीक है जी। उसके बाद नेक्स्ट ये काम करेंगे कि ये जो बी सेल होंगे, यहाँ पे हम बी सेल बना लेते हैं। ये जो बी सेल हैं ये आपके पास आफ्टर रिकॉग्नाइज एनी माइक्रोब एंटीजन ये कन्वर्ट हो जाएंगे प्लाज्मा सेल में। ठीक है, और प्लाज्मा सेल फर्दर कन्वर्ट हो जाता है हमारे पास इम्यूनोग्लोबुलिन्स में, जिसको हम बोलते हैं एंटीबॉडीज। इम्यूनोग्लोबुलिन्स कौन कौन सी है हमारे पास? IgA, ठीक है जी, GAM, ठीक है, E। तो ये सारी हमारे पास क्या है? एंटीबॉडीज हैं। इनमें कन्वर्ट हो जाएंगे। तीसरा काम हमारे पास इसका क्या होता है कि ये कन्वर्ट हो जाते हैं मेमोरी सेल में। मेमोरी सेल में, ठीक है। तो तीन काम हमारे पास बी सेल करते हैं। सबसे पहले कोई भी अगर पैथोजन, कोई भी हमारे पास एंटीजन जो बॉडी में अगर इंटर हुआ है सर्कुलेशन में तो ये उसको रिकॉग्नाइज करेंगे। ये हमारे पास अगर ब्लड वेसल में कोई भी माइक्रोब आया तो उसको रिकॉग्नाइज करने के बाद हमारे पास एक्टिवेट होंगे। एक्टिवेट होने के बाद हमारे पास प्लाज्मा सेल में कन्वर्ट होंगे और प्लाज्मा सेल आपके पास इम्यूनोग्लोबुलिन्स बना देंगे। ये काम हो गया। और फर्दर आपके पास यही बी सेल जो होंगे वो मेमोरी सेल में कन्वर्ट हो जाएंगे। ये सारी जो बात है मैं आपको दोबारा से बताता हूँ। अलाउ कर दें हम कोको को एक दफा। अच्छा जी, तो ये जो सारा काम होता है वो किस तरह से होता है, यहाँ पे मैं थोड़ी बातें आपको बताता हूँ कि हमारे पास सबसे पहले प्री इन्फेक्शन, ठीक है। उसके बाद हमारे पास ड्यूरिंग इन्फेक्शन, और उसके अलावा हमारे पास पोस्ट इन्फेक्शन। तो ये डिफरेंट डिफरेंट इनका जो एक्शन होता है ना वो आपके पास चेंज होता रहता है। तो ये सारे हम देखेंगे कि ये क्या क्या होगा इन तीनों फेजेस के दौरान। प्री इन्फेक्शन जो होता है हमारे पास, तो उसमें ये जो बी सेल होते हैं उनकी VDJ रीअरेंजमेंट होती है। ये क्या बात है, इसको मैं एक्सप्लेन करता हूँ, पहले आप देख लें। फिर VDJ रीअरेंजमेंट होने के बाद आपके पास ये तो प्री इन्फेक्शन है ना, कोई भी इन्फेक्शन नहीं था, अभी ये अपने आप को प्रिपेयर कर रहे हैं। जब इन्फेक्शन होगा, कोई भी इन्फेक्शन होगा, तो ड्यूरिंग इन्फेक्शन हमारे पास इन्हीं बी सेल्स की सबसे पहले होगी क्लास स्विचिंग। ठीक है, क्लास स्विचिंग, और फर्दर आपके पास होगी सोमेटिक हाइपर म्यूटेशन। हाइपर म्यूटेशन, दो काम हो गए। और तीसरा काम आपके पास पोस्ट इन्फेक्शन के, जब इन्फेक्शन हो चुका था, सारे काम हो गए, ये इसने इन्फेक्शन के खिलाफ अपना काम कर दिया, लड़ लिया इसने, तो लड़ने के बाद आपके पास पोस्ट इन्फेक्शन, जब सारे इन्फेक्शन को खत्म कर देते हैं ना तो उसके बाद ये आपके पास बना देते हैं मेमोरी सेल। ठीक है, ताकि नेक्स्ट अगर कभी भी दोबारा सेम इन्फेक्शन बॉडी में इंट्रोड्यूस हो, दोबारा से एक्सपोजर करे, तो उसके खिलाफ ये जो मेमोरी सेल हैं वो उसको फौरी तौर पे मार दें, उसको दोबारा से इन्फेक्शन ना काज करवाने दें। ठीक हो गया। तो सबसे पहले आज का जो हमारा लेक्चर होगा हम देखेंगे कि व्हाट इज द VDJ रीअरेंजमेंट, ये क्या होती है, क्लास स्विचिंग क्या होती है, सोमेटिक हाइपर म्यूटेशन क्या होती है, और मेमोरी सेल जो हैं वो क्या होते हैं। ठीक हो गया। अब यही जो बातें मैंने ऊपर लिखी थी वही उनको मैंने चार्ट में बनाया कि हमारे पास पहले रिकॉग्नाइज करेंगे एंटीजन को। प्लाज्मा सेल जो होते हैं वो आपके पास IgA GAME, ये जो डिफरेंट हमारे पास एंटीबॉडीज होती हैं ना उनमें कन्वर्ट होते हैं। ठीक है, इसी को बोलते हैं ये क्लास स्विचिंग। ठीक हो गया। मतलब कि जो डिफरेंट हमारे पास एंटीबॉडीज प्रोड्यूस होती है ना, जैसे A है, G है, E है, M है, डिफरेंट एंटीबॉडीज हैं, तो अकॉर्डिंग टू द इन्फेक्शन पैथोजन आपके पास एंटीजन के अकॉर्डिंग स्पेसिफिक क्लास जो प्रोड्यूस होती है इसको बोलते हैं क्लास स्विचिंग। ठीक हो गया। और तीसरा काम जो था आफ्टर इन्फेक्शन कि आपके पास ये मेमोरी सेल में कन्वर्ट हो जाते हैं। अगर हम बी सेल्स के मार्कर्स को देखें कि हमारे पास इसके सरफेस मार्कर कौन कौन से हैं, सरफेस मार्कर ऑफ बी सेल, तो यहाँ पे हमने ये बी सेल बना लिया। तो बी सेल्स के ऊपर आपके पास जैसा कि हमने कहा था कि एंटीजन प्रेजेंटिंग सेल है। ठीक है, तो एंटीजन प्रेजेंटिंग सेल्स हमारे पास मैक्रोफेजिस थे, तो वो किस पे हमारे पास जो एंटीजन था प्रेजेंट करते थे? MHC। ठीक है, तो सेम इसी तरह से हमारे पास जो बी सेल होते हैं वो भी आपके पास एंटीजन प्रेजेंटिंग सेल होते हैं। ठीक हो गया। यहाँ पे कंफ्यूज नहीं होना आपने, क्योंकि ये अडॉप्टिव इम्यूनिटी है तो फिर इनको क्यों आपके पास
ये आपके पास एंटीजन एज अ एंटीजन प्रेजेंटर क्यों काम कर रहे हैं, तो ये नेक्स्ट मैं बात बता देता हूँ आपको, ठीक है। तो पहला सरफेस मार्कर जो होता है बी सेल के ऊपर वो MHC क्लास 2 होता है। इसके अलावा हमारे पास इसके ऊपर मार्कर होता है जिसको बोलते हैं B7, ठीक है। फर्दर आपके पास इसके ऊपर मार्कर होता है जिसको बोलते हैं CD40, ठीक है। और इसके अलावा हमारे पास ये जो सारे वो एक्सपोज्ड सरफेस रिसेप्टर हैं जो कि बी सेल्स एक्सपोज करता है। अगर इसकी आइडेंटिटी की बात करें तो हमारे पास फर्दर इसके ऊपर हमारे पास CD19, ठीक है जी, 20 और 21, ये इसके और आपके पास स्पेसिफिक मार्कर हैं। अगर ये आपके पास CD21 की बात करें ना तो ये MCQs आता है कि हमारे पास जो वायरस होता है ना, एप्स्टीन बार वायरस, तो ये वायरस जो होता है वो किस रिसेप्टर के अगेंस्ट रिएक्ट करता है, इन्फेक्शन कहाँ से शुरू करता है, तो वो बी सेल को एक्ट करता है। बी सेल को फर्स्टली आपके पास उसके अगेंस्ट अपना रिस्पॉन्स शो करता है, तो वो 21 जो रिसेप्टर होता है उस पे आके अटैच हो जाता है। तो ये आपके पास MCQs है, ये माइक्रो का है कि EBV वायरस जो होता है वो कहाँ पे आके अटैच होता है बी सेल के 21 रिसेप्टर के साथ, ठीक है। तो ये सारे के सारे सरफेस मार्कर जो हमने बनाए हैं ये बी सेल्स के ऊपर प्रेजेंट होते हैं, B7, CD40, MHC क्लास 2, ठीक है। जो कॉमन थे मैक्रोफेजिस के साथ ये भी कॉमन है, MHC क्लास 2 हमारे पास ये मैक्रोफेजिस पे भी होता है, और B7 ये भी मैक्रोफेजिस पे होता है, ये कॉमन है। और डिफरेंशियल जो है 21, 20 और 19, ठीक है। और फर्दर हमारे पास जो CD40 है ये भी आपके पास ऑलमोस्ट कॉमन है, लेकिन ये भी आपके पास डिफरेंशियल है, ये मैक्रोफेजिस के पास नहीं होता। CD40 हमारे पास ये बी सेल्स के पास ही होता है। अब नेक्स्ट हमने ये बात देखनी है कि हमारे पास ये जो सारे इसके रिसेप्टर हैं, ठीक है, इसके अलावा हमारे पास बी सेल्स का एक स्पेसिफिक रिसेप्टर होता है, ठीक है। ये जो सारी बातें हमने कर ली, बी सेल्स का स्पेसिफिक रिसेप्टर होगा जो कि एंटीजन को रिकॉग्नाइज करेगा। जैसे मैंने कहा कि एंटीजन को रिकॉग्नाइज भी करना है, तो वो जो हमारे पास इसका रिसेप्टर होता है वहां से हम अपने लेक्चर की बात सारी शुरू करते हैं। ये थोड़ा इंट्रोडक्शन था। तो वो आपके पास डिपेंड कर रहा होता है हैवी और लाइट चेन के ऊपर, इस तरह से उसका स्ट्रक्चर होता है। हमारे पास 2 हैवी चेन और 2 लाइट चेन पे डिपेंड कर रहा होता है, ठीक है जी। ये रेड से बनाता हूँ ताकि प्रोमिनेंट रहे। तो जो मैंने रेड से बनाया हमारे पास ये है जी लाइट चेन, ठीक है। और जो हमने ब्लैक से ड्रा की है ये आपके पास है हैवी चेन, ठीक है। बड़े वाली जो है वो हैवी है और छोटे वाली जो है वो लाइट चेन है। तो ये जो रिसेप्टर होता है वो आपके पास डिफरेंट डिफरेंट उसकी मॉडिफिकेशन होती है। यहाँ से जितना मैंने ग्रीन पार्ट बना दिया है हैवी और लाइट चेन का, ये वाला जो पार्ट है ये आपके पास होता है वेरिएबल रीजन। वेरिएबल का क्या मतलब है कि ये दोबारा दोबारा चेंज हो सकता है, तो ये आपके पास जो पार्ट है वो वेरिएबल पार्ट है, ठीक है। अब वेरिएबल पार्ट अगर है तो ये आपके पास कौन कौन सी चेन को इन्वॉल्व कर रहा है, लाइट और हैवी दोनों को कर रहा है ना। हमारे पास ये जो है ये लाइट चेन है, L से मैं लिख देता हूँ, और ये ब्लैक वाली जो है वो हैवी चेन है। तो हमारे पास जो वेरिएबल रीजन होता है, हमारे पास ये भी वेरिएबल है, ये भी वेरिएबल है, ये भी वेरिएबल रीजन और ये भी वेरिएबल रीजन। फर्दर आपके पास जो लाइट चेन है उसके पास सिंगल कांस्टेंट रीजन होता है, ये सिंगल कांस्टेंट रीजन है। और जो हैवी चेन है उसके पास 3 कांस्टेंट रीजन होते हैं, ठीक है जी। ये कांस्टेंट 1 और उसके अलावा सेकंड कांस्टेंट रीजन, और ये आपके पास थर्ड कांस्टेंट रीजन CH3, ठीक है, CH3 कांस्टेंट रीजन। अब ये जो मैंने वेरिएबल लिखा है और कांस्टेंट लिखा है, इसका क्या मतलब है, हमारे पास जो वेरिएबल रीजन है ना ये मॉडिफाई करता रहता है, ये इसमें अल्ट्रेशन होती रहती है, इसमें चेंजिंग आती रहती है, ठीक है। और ये आपके पास एंटीजन बाइंडिंग साइट होती है, एंटीजन बाइंडिंग साइट, ठीक है जी। ये वाली जो आपके पास है ना पोजीशन, ये जो यहाँ पे एंटीजन आके बाइंड होता है, ये आपके पास पोजीशन है। अब ये जो रिसेप्टर है, मैंने बात की कि ये बी सेल के ऊपर रिसेप्टर होता है, तो ये रिसेप्टर और आपके पास जो एंटीबॉडीज बनती हैं ये दोनों ही आपके पास सेम स्ट्रक्चर की होती हैं। इनका जो स्ट्रक्चर होता है ना वो सेम होता है। आपके पास ये जो बी सेल है, ठीक है, बी सेल के ऊपर जो रिसेप्टर है जिसने एंटीजन को रिकॉग्नाइज करना है, इसका स्ट्रक्चर और एंटीबॉडी का जो स्ट्रक्चर होता है वो सेम होता है। अगर हम बात करें कि हमारे पास ये जो वेरिएबल रीजन है इसमें VDJ हमारे पास ये रीअरेंजमेंट होती रहती है। अच्छा, VDJ रीअरेंजमेंट का मतलब ये है कि हमारे पास जो वेरिएबल रीजन होता है ना, ये आपके पास V जीन, D जीन और J जीन पे आपके पास डिपेंड कर रहा होता है। बॉडी में तकरीबन ऑलमोस्ट हमारे पास 50 के अबाउट V जीन्स होती हैं और 25 D जीन्स, और DNA में हमारे पास 6 जो होती हैं वो J जीन्स होती हैं, ठीक है। तो ये जो जीन्स हैं वो हमारे पास डिफरेंट रिकॉम्बिनेशन से यहाँ पे इसको चेंज करती रहेंगी। इसको चेंज क्यों करेंगी, क्योंकि हमारे पास अगर वेरिएबल रीजन जो है वो इस पोजीशन का, ये देखिए ना, ये आपके पास उसकी साइमेट्रिकल, अगर हम बात करें एनाटॉमिकल, उसकी पोजीशन ये है, ठीक हो गया। तो हमने कहा कि ये आपके पास एक सिंगल उसका क्लोन है, ठीक है, इस वेरिएबल पार्ट का। तो अगर बैक्टीरिया जो होगा वो कुछ अगर इस शेप का होगा तो बिल्कुल एडजस्ट हो गया, बिल्कुल हो गया जी, एडजस्टमेंट हो गई है बिल्कुल, इसके साथ वो रिकॉग्नाइज हो जाएगा। उसका पैटर्न जो होगा
वो जो ये एंटीजन है वो पढ़ लेगी कि किस तरह का है। अगर हमारे पास अब बैक्टीरिया है कुछ इस तरह का, ये बैक्टीरिया इस तरह का है, अब पता क्या करेगा, वेरिएबल रीजन जो है वो आपके पास खुद को मॉडिफाई करेगा और वो इसी तरह से खुद को बदल लेगा। ये आपके पास फौरी तौर पे जो वेरिएबल पार्ट है उसने भी खुद को तब्दील कर लिया। तो यही जो इसकी अल्ट्रेशन होती है अकॉर्डिंग टू द एंटीजन स्ट्रक्चर, इसको बोलते हैं वी डी जे रीअरेंजमेंट। और ये होती किस पे डिपेंड है, ये आपके पास वी डी जे जीन्स होती हैं जो कि डिफरेंटली आपके पास एक दूसरे के साथ रिकम्बिनेशन बनाती जाएंगी, जैसे V1 V2 V3 D1 D2 D3। ठीक हो गया। तो नेक्स्ट हमारे पास क्या हुआ कि फर्दर पहले स्टेप में कुछ ऐसे रिसेप्टर होंगे जो V1 और V3 को अटैच करें, ठीक है, और कुछ हमारे पास कुछ इस तरह के वेरिएबल रीजन बनेंगे जिसमें D1 D3 अटैच हो रही है। फर्दर आपके पास कुछ ऐसे बनेंगे जिसमें D1 D2 हो रही है, कुछ D2 D3 के साथ। तो डिफरेंट डिफरेंट आपके पास कॉम्बिनेशन से डिफरेंट इनकी अरेंजमेंट जो होती है वो चेंज होती रहती है। तो बात करने का मकसद यही था, ऑलमोस्ट आपको समझ आ गई होगी कि ये मैंने क्या बात की है। फर्दर नेक्स्ट चलते हैं हमारे पास। मैंने कहा कि इसके रिसेप्टर और एंटीबॉडीज जो होती हैं उनका स्ट्रक्चर जो होता है वो सेम होता है। अगर हम बात करें कि हमारे पास ये, तो हमने कह दिया कि ये है एंटीजन बाइंडिंग साइट, ये है हमारे पास एंटीजन बाइंडिंग साइट, ठीक है। और आपके पास ये जो C2, ये जो कांस्टेंट सेकंड रीजन होता है ना, यहाँ पे ये होता है हमारे पास कॉम्प्लीमेंट। अच्छा यहाँ पे सॉरी एक बात, या इसको बताने से पहले, जो हमारे पास एंटीजन बाइंडिंग साइट होती है ना, इसको FAB भी कहते हैं, एंटीजन बाइंडिंग फ्रेगमेंट, FAB रीजन, ठीक है। और आपके पास जो कांस्टेंट रीजन होता है इसको बोलते हैं FC, कांस्टेंट फ्रेगमेंट। C से कांस्टेंट और F से आपके पास फ्रेगमेंट। तो हमारे पास FC रीजन, FC और FC पोर्शन और FAB पोर्शन, दो पोर्शन होते हैं। FAB पोर्शन के साथ एंटीबॉडी की अटैचमेंट होती है, और ये जो FC पोर्शन होता है इसके साथ हमारे पास या तो कॉम्प्लीमेंट अटैच होगा। व्हाट इज कॉम्प्लीमेंट, हमारे पास ये प्रोटीन्स होती हैं जो कि हमारे पास हमारा जो इम्यून सेल्स है उसको असिस्ट करती हैं माइक्रोब्स को मारने के लिए। तो ये MCQs है आपके पास, ठीक है, कि ये जो कॉम्प्लीमेंट सिस्टम होता है वो FC पोर्शन के किधर उसकी अटैचमेंट होती है। तो आपको पता होना चाहिए कि सेकंड कांस्टेंट रीजन ऑफ द हैवी चेन, हैवी चेन ये ऊपर से आ रही है, ये सारी हैवी चेन आ रही है, ठीक है। इसका फर्स्ट कांस्टेंट पार्ट, फिर उसका सेकंड कांस्टेंट पार्ट, और ये है थर्ड कांस्टेंट पार्ट, ठीक है। तो ये कॉम्प्लीमेंट सिस्टम जो होता है वो आपके पास FC पोर्शन के सेकंड कांस्टेंट पार्ट के साथ अटैच होता है। अच्छा जी, नेक्स्ट हमारे पास जो मैक्रोफेजिस होते हैं, ठीक है, मैक्रोफेजिस की जो अटैचमेंट है वो आपके पास ये इन दोनों रीजन के साथ होगी। किस किस के साथ, आपके पास सेकंड कांस्टेंट पार्ट ऑफ द हैवी चेन और थर्ड कांस्टेंट पार्ट ऑफ द हैवी चेन। तो मैक्रोफेजिस जो होते हैं वो आपके पास डबल अटैचमेंट FC पोर्शन के साथ करते हैं। अच्छा अब दूसरी बात ये है कि यहाँ पे एक MCQs है, आपने हमेशा याद रखना है और वो पूछा जाता है। एक बैक्टीरिया होता है हमारी बॉडी में, स्टेफ ओरियस, स्टेफलोकोकस ओरियस, ठीक है, ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया। तो ये एक प्रोटीन प्रोड्यूस करता है जिसको बोलते हैं प्रोटीन A। ये पता क्या काम करती है, अब हमने कहा कि ये बैक्टीरिया है, ये बैक्टीरिया है, ठीक है। अब हमारे पास क्या था कि एंटीबॉडी थी, एंटीबॉडी ने अपने FAB पोर्शन के साथ अटैच करना होता है ना, ये देखें हमारे पास ये FAB पोर्शन, आपके पास ये FAB पोर्शन है ना, तो इसके साथ क्या किया उसने, एंटीजन को, ये एंटीजन है ना, एंटीजन को बाइंड कर लिया। और FC पोर्शन जो है वो उसका फ्री है। तो FC पोर्शन के साथ पता क्या होता है, इसके साथ आके हमारे पास मैक्रोफेजिस जो होते हैं ना, मैक्रोफेजिस के ऊपर FC रिसेप्टर होता है, तो मैक्रोफेज FC पोर्शन के साथ अटैच हो जाता है, ठीक है। जैसे मैंने कहा कि यहाँ पे सेकंड कांस्टेंट पार्ट और थर्ड कांस्टेंट पार्ट पे FC रिसेप्टर अटैच होता है, ठीक है। तो मिसाल के तौर पे आपको समझा रहा हूँ। तो फिर उसके बाद इसकी फेगोसिटिक एक्टिविटी जो होगी वो इनहांस हो जाएगी, ठीक हो गया जी। लेकिन हमारे पास ये जो प्रोटीन ए होती है ना, ये उल्ट कर देती है। ये किस तरह से रेजिस्टेंस करेगी, फेगोसिटिक रेजिस्टेंस इस तरह से करेगी कि हमारे पास एंटीबॉडी आएगी, ये हमारे पास है बैक्टीरिया, ठीक है, और इसके पास प्रोटीन ए है मेम्ब्रेन के पास। अब प्रोटीन ए पता क्या करेगी, अगर एंटीबॉडी इसके पास आ रही है, ये एंटीबॉडीज की है इसके पास आ रही है, तो वो इसको उल्ट कर देगी। वो हमारे पास इस पार्ट को, FAB पार्ट को अटैच नहीं करेगी, बल्कि प्रोटीन ए की वजह से हमारे पास जो FC पोर्शन होता है ना, FC पोर्शन जो होता है वो इसके साथ अटैच हो जाता है, ठीक हो गया। अब अगर FC पोर्शन अटैच हो गया है तो फर्दर आपके पास मैक्रोफेजिस के साथ अटैच हो सकते हैं, नहीं हो सकते, ठीक है। मैक्रोफेजिस ने FC पोर्शन के साथ अटैच होना था, तो उसके साथ आपके पास बैक्टीरिया लग चुका है। तो इसी वजह से आपके पास क्या होता है कि ये रेजिस्टेंट करवा देती है फेगोसिटिक एक्टिविटी को, प्रोटीन ए जो आपके पास। जहां तक बात हो गई है हमारे पास, नेक्स्ट हम चलते हैं कि हमारे पास इसकी, ये रिसेप्टर को हमने देख लिया, एंटीबॉडीज को भी तकरीबन हमने ऑलमोस्ट देख लिया कि हमारे पास क्या होता है तकरीबन। अब हम नेक्स्ट जब एंटीबॉडीज पे जाएंगे ना तो फर्दर और ज्यादा इसको क्लियर कर देंगे। हमारे पास ये जो बी सेल्स की एक्टिवेशन है, बी सेल की एक्टिवेशन हमारे पास दो किस्म पे, टू टाइप्स पे डिपेंड कर रही होती है, ठीक है। एक होती है हमारे पास T सेल डिपेंडेंट, और दूसरी होगी हमारे पास T सेल इंडिपेंडेंट। कि एक T सेल पे डिपेंड करेगी और एक हमारे पास इंडिपेंडेंट होगी। इन दोनों का मकसद ये है कि आपके पास जो बी सेल, ये T और ये T सेल इंडिपेंडेंट,
टी सेल डिपेंडेंट जो आपके पास बी सेल की एक्टिवेशन होगी ना, उसको पहले डिस्कस करते हैं। हमारे पास ये बी सेल है, ठीक है, और उसके अलावा आपके पास ये जो बी सेल अगर टी सेल के साथ कंबाइन होगा, इसके साथ इंटरेक्शन करेगा, तो इसी सूरत में आपके पास बी सेल की एक्टिवेशन होगी। ठीक हो गया। तो ये आपके पास क्या है कि ये मुस्कुराने लग गया, ठीक है, टी सेल पे। लेकिन आपके पास टी सेल इंडिपेंडेंट जो बी सेल की एक्टिवेशन होती है, ये अगर बी सेल है तो वो आपके पास इंडिपेंडेंट है, इसको टी सेल नहीं चाहिए, ठीक है, कोई टी सेल की जरूरत नहीं है, खुद ब खुद ही ये एक्टिवेट हो जाएगा। अब अगर खुद ब खुद ये एक्टिवेट हो जाएगा तो ये दोनों चीजें किस तरह से डिफरेंशियल है हम बात करते हैं। सबसे पहले हम टी सेल डिपेंडेंट की बात करते हैं। तो हमारे पास बी सेल है, बी सेल के ऊपर हमारे पास क्या है कि उसके रिसेप्टर हैं, ठीक है। तो ये जो आपके पास रिसेप्टर होते हैं वो कोई भी अगर एंटीजन होगा, ठीक है, उसको बाइंड कर लेंगे। उसको बाइंड करने के बाद हमारे पास फैगोसिटिक एक्टिविटी होती है और ये आपके पास एंटीजन को सेल के अंदर ले आते हैं। ठीक हो गया। अब अगर जब सेल के अंदर ले आए, तो सेल के अंदर अगर ले आएंगे तो हमारे पास ये टी सेल के पास इसी सूरत में लेके जाएंगे अगर तो हमारे पास ये जो एंटीजन है वो पेप्टाइड इन नेचर है। ये बात हमने बड़ी डिटेल में की थी कि टी सेल जो है ना वो आपके पास किसी भी एंटीजन को रिस्पॉन्स नहीं करता अगर वो पेप्टाइड ना हो। अगर प्रोटीन होगी तो वो आपके पास रिस्पॉन्स करेगा। अब दो बातें, अगर तो पेप्टाइड इन नेचर थी हमारे पास कोई भी एंटीजन जो था, तो वो आपके पास बी सेल जो होगा उसको इनगल्फ करेगा। इनगल्फ करने के बाद जो मैंने इसके रिसेप्टर बनाए बनाए ले, क्लास 2 के ऊपर इसको प्रेजेंट कर देगा, ठीक है। और अब क्या होगा कि टी सेल जो होगा वो इसके पास आएगा, और टी सेल आपके पास, टी सेल का सबसे पहले आपके पास जो इंटरेक्शन के लिए रिसेप्टर होता है टीसीआर, टी सेल रिसेप्टर। फर्दर हमारे पास CD4 रिसेप्टर, ठीक है जी। दो बातें होगी। और मैंने कहा था कि बी सेल के ऊपर आपके पास क्या होता है कि B7, और फर्दर टी सेल के ऊपर आपके पास क्या होता है CD28, ठीक है। तो इनका इंटरेक्शन हो गया। और फर्दर आपके पास बी सेल के ऊपर होगा CD40, ठीक है, रिसेप्टर, और CD40 लाइगेंट L। ये जो आपके पास लाइगेंड होता है ये होता है टी सेल के पास, और इनका भी इंटरेक्शन हो जाता है। तो ये जो आपके पास ये पूरा कॉम्बिनेशन बन जाता है, तो इसके बाद आपके पास ये जो बी सेल है इसकी एक्टिवेशन हो जाती है। जब इसकी एक्टिवेशन हो जाती है तो वही बातें सबसे पहले हमने शुरू में जो बातें की थी कि आपके पास बी सेल का काम क्या होता है कि रिकॉग्नाइज एंटीजन, और एंटीजन को रिकॉग्नाइज करने के बाद आपके पास ये प्लाज्मा सेल में कन्वर्ट होगा। प्लाज्मा सेल फर्दर एंटीबॉडीज बनाएंगे और फर्दर ये मेमोरी सेल में कन्वर्ट हो जाएगा। ठीक हो गया। तो इसकी एक्टिवेशन हमने करवा ली है, लेकिन ये जो थी वो टी सेल की डिपेंडेंट थी। अगर टी सेल नहीं है तो फिर ये किस तरह से एक्टिवेट होंगे। अब जब हमारे पास ये जो प्रोसेस हुआ ना CD40 और CD40 लाइगेंट, ये जो इनके मिलने से, इनके कॉम्बिनेशन की वजह से हमारे पास जो टी सेल होगा वो बहुत से साइटोकाइंस को रिलीज करेगा। साइटोकाइंस को मैंने क्या कहा था कि ये आपके पास प्रोटीन सिग्नलिंग प्रोटीन होती हैं, ठीक है, जो कि आपके पास फर्दर दूसरे सेल्स को बुलाती हैं या इंट्रा सिग्नलिंग पाथवे का काम करती हैं ताकि इम्यून रिस्पांस को इन्हांस कर सकें। ये जो इनके मिलने से हमारे पास साइटोकाइंस रिलीज हुए, एक तो ये बी सेल की एक्टिवेशन हो चुकी है, तो ये आपके पास क्लास स्विचिंग करवा देती हैं। ठीक है जी, क्लास स्विचिंग। तो क्लास स्विचिंग में मेन काम जो होता है वो आपके पास ये CD40 और CD40 लाइगेंट के दरमियान होता है। क्लास स्विचिंग क्या होगी कि डिफरेंट साइटोकाइंस जो होंगी वो डिफरेंट इम्यूनोग्लोबुलिन्स बनाएंगी। जैसा कि अगर हमारे पास इंटरफेरोन गामा है, इंटरफेरोन गामा अगर रिलीज ज्यादा होगा तो ये आपके पास बनवाएगा IgG एंटीबॉडी। ठीक है, ये MCQs है कि IgG क्लास स्विचिंग हमारे पास किस साइटोकाइंस की मदद से होती है। अगर तो इंटरल्यूकन 4, ठीक है जी, तो ये आपके पास रिलीज करवाएगा IgE एंटीबॉडी। ये जो बी सेल है ना एक्टिवेट हो चुके हैं, तो ये आपके पास फर्दर क्या करेंगे कि ये प्लाज्मा सेल में कन्वर्ट हो जाएंगे, और प्लाज्मा सेल जो होंगे वो आपके पास ये फर्दर अकॉर्डिंग टू द साइटोकाइंस स्पेसिफिक इम्यूनोग्लोबुलिन्स में कन्वर्ट होते जाएंगे। और उसके अलावा हमारे पास इंटरल्यूकन 5, ये क्या करता है कि ये आपके पास इम्यूनोग्लोबुलिन्स जो ए हैं वो बनाता है। इंटरफेरोन गामा IgG, इंटरल्यूकन 4 हमारे पास IgG एंटीबॉडी बनवाती है, और इंटरल्यूकन 5 जो है वो आपके पास IgA एंटीबॉडी बनाती है। ठीक हो गया। तो ये क्लास स्विचिंग का जो प्रोसेस होता है वो मेनली डिपेंड होता है हमारे पास CD40 और CD40 लाइगेंट के ऊपर। अब हमारे पास ये तो डिपेंडेंट वाली बात होगी कि ये इसको हम यहाँ पे प्रेजेंट कर देते हैं। हमारे पास ये आपके पास था टी सेल डिपेंडेंट। अगर हमारे पास ये पेप्टाइड नहीं था, जो एंटीजन था वो पेप्टाइड इन नेचर नहीं था, तो पेप्टाइड इन नेचर अगर नहीं है तो आपके पास ये जो बी सेल थे ना, इनके ऊपर जो रिसेप्टर था उन्होंने कोई भी पॉलीसेक्राइड, ठीक है, लिपोपॉलीसेक्राइड, पॉलीसेक्राइड, कोई भी आपके पास क्या है कि कैप्सुलर बैक्टीरिया, ठीक है, तो अगर उस सरफेस को अटैच किया तो जब इसने देखा कि इसकी जो कंपोजिशन है वो पॉलीसेक्राइड इन नेचर है, तो अगर पॉलीसेक्राइड इन नेचर हमारे पास ये जो बैक्टीरिया है ये इसके साथ अटैच हो गया तो पेप्टाइड नहीं है, ठीक है। तो अब क्या ये टी सेल के साथ अपनी मदद ले सकता है? नहीं, क्योंकि पेप्टाइड नहीं होगा ना। अगर एंटीजन पेप्टाइड नहीं होगा तो इस कंडीशन में कभी भी बी सेल की एक्टिवेशन नहीं होती, ठीक, सॉरी, टी सेल आपके पास रिस्पॉन्स नहीं करते। तो अब ये पॉलीसेक्राइड इन नेचर
हमारे पास एंटीजन था, तो ये खुद ब खुद ही आपके पास बी सेल जो होता है ना वो एक्टिवेट हो जाता है। ये टी सेल के इंडिपेंडेंट है, टी सेल के पास नहीं जाएगा, खुद ब खुद ही एक्टिवेट हो जाएगा। और एक्टिवेट होने के बाद आपके पास वही जो काम है कि ये हमारे पास क्या क्या करवाता है कि फर्दर प्लाज्मा सेल बनाएगा। प्लाज्मा सेल बनाने के बाद हमारे पास ये क्लास स्विचिंग का प्रोसेस होता है। लेकिन दो बातें हैं जो कि मेन डिफरेंस है। अगर तो हमारे पास टी सेल डिपेंडेंट बी सेल की एक्टिवेशन हुई है तो दो काम होंगे, हमारे पास क्लास स्विचिंग भी होगी, क्लास स्विचिंग का प्रोसेस होगा। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ क्लास स्विचिंग? कि आपके पास हर किस्म की एंटीबॉडीज बनेगी, IgE, AgM सारी बनेगी। लेकिन टी सेल इंडिपेंडेंट अगर है तो सिर्फ और सिर्फ IgM एंटीबॉडी बनेगी। ठीक है, ये एक ड्रॉबैक आ गया कि अगर टी सेल नहीं आ रहा है तो हमारे पास IgM एंटीबॉडी ही बन रही है। दूसरा, हमारे पास अगर तो टी सेल डिपेंडेंट है तो हमारे पास क्या होगा कि मेमोरी सेल बनेंगे, मेमोरी सेल। ठीक है, अच्छा ये मेमोरी सेल की बात हमने ऊपर भी की है, इसको थोड़ा सा एक्सप्लेन कर दूं कि ये क्या मामला है। अगर हम यहाँ पे एक ग्राफ बनाते हैं ना, तो आप लोग एक दफा देख लीजिए, हमारे पास ग्राफ है एक। ठीक है, तो इस पे हमने शो कर लिया, एक तरफ हमारे पास है एंटीबॉडीज, यहाँ पे एंटीबॉडीज हैं। ठीक है, और इस तरफ हमने कहा कि यहाँ तक हमारे पास है प्राइमरी रिस्पॉन्स, ये हमारे पास है प्राइमरी रिस्पॉन्स, और यहाँ से हमारे पास सेकेंडरी रिस्पॉन्स। ठीक है, अब जैसा कि पहला एक्सपोजर है, कोई भी हमारे पास बॉडी में एंटीजन्स जो हैं इंटर हुए हैं, तो एंटीजन इंटर होने के नतीजे में हमारे पास कोई मेमोरी सेल नहीं था अभी तक। ठीक, कोई भी मेमोरी सेल नहीं बना था। तो एक्सपोजर होने की वजह से आपके पास क्या होगा कि एंटीबॉडीज जो बनेगी वो कुछ इस तरह आपके पास ग्राफिकली प्रेजेंट करेंगी, इस तरह से प्रेजेंट करेंगी। ठीक है, और ये जो एंटीबॉडी होंगी वो आपके पास IgM होंगी। ठीक हो गया। लेकिन अगर हमारे पास क्या हुआ है कि एक्सपोजर होने के बाद, यहाँ पे एक्सपोजर हो चुका था, एक्सपोजर होने के बाद आपके पास को स्टिमुलेशन होने की वजह से मेमोरी सेल भी बना दिए थे। ठीक है, यहाँ पे आपके पास क्या होता है कि फर्दर मेमोरी सेल भी बन जाते हैं। ये मेमोरी सेल जो होते हैं कुछ भी नहीं होते, आपके पास ऑलरेडी प्रीपेयर्ड IgG एंटीबॉडीज जो होती है ना वो बना ली जाती हैं, सेम पैथोजन, सेम एंटीजन के। यहाँ जो क्लास स्विचिंग की थी, ये जो हमारे तो यह काम नहीं होगा। ठीक है, कि पहले आगे लगेगा, इसके पास आएगा, फिर इधर जाएगा, फिर ये अटैचमेंट होगी और फिर ये, बल्कि ऑलरेडी रिजर्व। ठीक है, जैसा कि हम कोई चीज रिजर्व कर लेते हैं ना, अगर हम जाते हैं मेस लेने जाते हैं तो हम 10 kg जो है ना फ्लोर लेके आते हैं, आटा ले आते हैं, तो पहले से हमने स्टोर कर लिया। तो सेम इसी तरह से कि हमने पहले से ही IgG एंटीबॉडी बना ली। ठीक है, और इन्हीं को मेमोरी सेल कहा जाता है। तो अब ये जो मेमोरी सेल अगर पड़े हैं, फर्स्ट एक्सपोजर प्राइमरी एक्सपोजर की हमने बात की, तो पहले IgM एंटीबॉडी थी, समहाउ IgG भी बन गई। ठीक हो गया, लेकिन आपके पास एंटीबॉडीज की मिकदार कुछ इतनी ज्यादा नहीं थी। ठीक हो गया, और ये जो रिस्पॉन्स है ना, ये जो कर्व है वो भी फ्लैटेंड है। ठीक है, इतनी ज्यादा पीक नहीं है उसकी, क्योंकि पीक होती तो मतलब बहुत ज्यादा क्विक रिस्पॉन्स नहीं होता, बल्कि ये 7 to 10 days तक ये रिस्पॉन्स जो होता है ना वो विग्रस रिस्पॉन्स होता है, आहिस्ता आहिस्ता। लेकिन सेकंड एक्सपोजर जो मेमोरी सेल अगर बन गए हैं तो पता क्या होगा, दूसरी दफा आपके पास ये जैसे ही एक्सपोजर होगा, ये देखिए एंटीबॉडीज, क्योंकि हम वाई एक्सिस पे क्या प्रेजेंट कर रहे हैं, एंटीबॉडीज। ठीक है, एक्स एक्सिस पे एक्सपोजर है, तो ये क्या हुआ है कि फौरी तौर पे हमारे पास एंटीबॉडी बहुत ज्यादा है। ठीक हो गया, और फौरी तौर पे वो इस एक्सपोजर को खत्म करने की कोशिश करेंगी, और ये जितनी भी एंटीबॉडीज होती हैं वो आपके पास IgG एंटीबॉडीज होती हैं। ठीक हो गया, तो यही बात है यहाँ पे जो मैंने बात लिखी कि हमारे पास मेमोरी सेल इसमें बन जाएंगे जो टी सेल डिपेंडेंट होगा, लेकिन जो टी सेल इंडिपेंडेंट हमारे पास बी सेल की एक्टिवेशन होती है ना, उसमें मेमोरी सेल नहीं बनते। तो ये ड्रॉबैक है, दो ड्रॉबैक है हमारे पास, कि हमारे पास अगर मेमोरी सेल नहीं बन रहे, और दूसरा सिर्फ और सिर्फ IgM एंटीबॉडी जो है वो ही बन रही है, तो इतना अच्छा रिस्पॉन्स नहीं होता। ठीक है, अब यहाँ पे हम इसको रिलेट कर लेते हैं थोड़ा सा क्लिनिकली। अगर हमने किसी बंदे को वैक्सीन दी है, ठीक है जी, तो वैक्सीन देने की वजह से हमने किसी बंदे को वैक्सीन दी और पॉलीसेकेराइड इन नेचर वैक्सीन हमने दे दी, पॉलीसेकेराइड नेचर वैक्सीन। ठीक है, तो उसकी जो कंपोजिशन थी वो पॉलीसेकेराइड थी। तो पॉलीसेकेराइड की वजह से हमारे पास क्या होता है कि बी सेल इस पॉलीसेकेराइड को क्या करता है, रिकॉग्नाइज करके एक्टिवेट होगा और क्या करवा देगा, IgM एंटीबॉडीज बना देगा। ठीक हो गया, अगर IgM एंटीबॉडीज बना देगा, लेकिन हमारे पास कोई मेमोरी तो इसके अगेंस्ट डेवलप नहीं होगी, बिल्कुल भी नहीं होगी। अब इसको ठीक करने के लिए, इस रिस्पॉन्स को बेटर करने के लिए पता हम क्या करते हैं, हम कॉन्जुगेटेड वैक्सीन का इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, कॉन्जुगेटेड वैक्सीन, व्हाट इज द पर्पस ऑफ कॉन्जुगेटेड वैक्सीन? हमने क्या किया कि हमने पॉलीसेकेराइड, हमारे पास ये जो कंपोजिशन थी पॉलीसेकेराइड मटेरियल के साथ, हमने क्या किया कि कुछ पेप्टाइड एंटीजन को भी ऐड कर दिया, तो इसको हमने कहा कि ये कॉन्जुगेटेड है। अब हमने जब क्या किया कि कॉन्जुगेटेड और सॉरी कॉन्जुगेटेड की हमने पेप्टाइड और पॉलीसेकेराइड दोनों ऐड कर दिए। अब जब हम दोनों अटैच करेंगे ना, तो दोनों की अटैचमेंट से पता क्या होगा, हमारे पास ये बी सेल तो पॉलीसेकेराइड के खिलाफ, अगर पॉलीसेकेराइड है तो पॉलीसेकेराइड को पकड़ेंगे, खाएंगे। ठीक हो गया, उसके खिलाफ एंटीबॉडीज बना देंगे। ठीक है, और फर्दर आपके पास जो पेप्टाइड्स हैं उसकी मदद से टी सेल की एक्टिवेशन हो जाएगी। ठीक है, अब टी सेल्स की एक्टिवेशन सिर्फ बी सेल पे डिपेंड तो नहीं ना कर रही होती, पेप्टाइड अगर है तो हमारे पास मैक्रोफेजेस भी इसको खा सकते हैं, तो बाहर से हम इंजेक्ट कर रहे हैं तो टी सेल की भी एक्टिवेशन हो जाएगी। तो टी सेल क्या करेगा, इस बी सेल को और ज्यादा बूस्ट करेगा, हमारे पास इम्यूनोग्लोबुलिन्स की क्लास स्विचिंग करेगा, IgG M सारे डिफरेंटली बनाएगा और इससे ज्यादा बेहतर इम्यून रिस्पॉन्स होता है। तो इसी वजह से हमारे पास कॉन्जुगेटेड वैक्सीन यूज की जाती हैं। मेनली कब कब यूज की जाती हैं आपके पास,
हीमोफिलस इन्फ्लुएंजा ये वायरस है, इसमें हम यूज करते हैं, ठीक है जी। उसके अलावा हमारे पास स्टेप्टोकोकस निमोनाई, इसमें भी कॉन्जुगेटेड वैक्सीन का यूज होता है। और फर्दर हमारे पास नेजीरिया मेनिंजाइटिस, ठीक है। तो ये 3 हमारे पास बैक्टीरियाज हैं, सॉरी, हीमोफिलस इन्फ्लुएंजा, स्टेप्टोकोकस निमोनिया और ये मेनिंजाइटिस। इसमें कॉन्जुगेटेड वैक्सीन यूज की जाती हैं ताकि बहुत ही ज्यादा अच्छा रिस्पॉन्स आ सके, ठीक है जी। तो बी सेल एक्टिवेशन थी, ठीक है, एक टी सेल पे डिपेंड कर रही थी और एक टी सेल पे डिपेंड नहीं कर रही थी। तो इन दोनों का जो मेन डिफरेंस था, ऑलमोस्ट आई थिंक सो आपको समझ आ गई होगी, ठीक है। अब हम चलते हैं नेक्स्ट। तो नेक्स्ट हमने बात करनी है व्हाट इज द फंक्शन ऑफ एंटीबॉडीज, ठीक है। बी सेल की यहां तक बात खत्म हो गई है। अच्छा, यहाँ पे ना एक बात रह गई है कि हमने यहां से शुरू किया था कि वीडीजे रीअरेंजमेंट, क्लास स्विचिंग, ठीक है, मेमोरी सेल, ये सोमैटिक हाइपरटेंशन को डिस्कस कर लें, फिर हम आगे चलते हैं। सोमैटिक हाइपरटेंशन मैंने क्या कहा कि हमारे पास, अब दोबारा से ये चार्ट देखें और ज्यादा आपको इजीली ये समझ आएगा कि हमने ये चार्ट बनाया था कि हमारे पास क्या होता है कि प्री इन्फेक्शन, कोई भी इन्फेक्शन अगर है, नहीं है, सॉरी, प्री इन्फेक्शन, अगर इन्फेक्शन नहीं है तो प्री इन्फेक्शन वी डी जे रीअरेंजमेंट हो रही होती है वेरिएबल रीजन ऑफ द बी सेल रिसेप्टर की, ताकि किसी किस्म का भी, कोई किस्म का भी एंटीबॉडी किया जाए। अगर हमारे पास हेलमेंथीज हैं, ठीक है, हेलमेंथीज हमारे पास लार्ज सेल होते हैं, तो उनके अगेंस्ट हमें कौन सी एंटीबॉडी चाहिए, आईजीई। तो अकॉर्डिंग टू द एंटीजन, सेम कि जिस तरह का हमारे पास कोई भी एंटीजन होगा तो अकॉर्डिंग टू द एंटीजन हम उसके हिसाब से हमारी प्रोटेक्शन जो होगी उसको इनहांस करेंगे, ठीक हो गया। फिर ये जो काम सारा हो जाता है, तो इन्फेक्शन से तो इसने लड़ लिया, लेकिन यहाँ पे क्या होता है कि मेमोरी बी सेल एंड पे बना देता है पोस्ट इन्फेक्शन, कि इन्फेक्शन खत्म हो गया लेकिन नेक्स्ट टाइम प्रीपेयर्ड हो चुके हैं कि अगर कोई इन्फेक्शन आएगा तो उसको मारेंगे। अब ये जो दरमियान में सोमैटिक हाइपर म्यूटेशन होती है ना, इसका क्या मकसद है? इसका मकसद ये है कि ये आपके पास ये जो सेम वी डी जे रीअरेंजमेंट की मैंने बात की थी ना, यहाँ पे हमने बात की थी वी डी जे रीअरेंजमेंट, हमारे पास ये जो जेनेटिक म्यूटेशन होती रहती है वो क्या करवाती है कि ये जितने रिसेप्टर है ना, तो ये रिसेप्टर, अगर यहाँ पे ये बी सेल है, ये भी बी सेल है, ठीक है, ये भी बी सेल है, ये बी सेल है, सारे के सारे बी सेल हैं, इनके ऊपर आपके पास स्पेसिफिक रिसेप्टर पड़े हुए हैं, बी सर सेल आवाज आपकी बात आ रही रिसेप्टर। कोई भी अगर ये, अच्छा मैं इसको बेहतर करता हूँ, रुकिए, ठीक है। तो अच्छा, हम बात कर रहे थे हमारे पास कि जो सोमैटिक म्यूटेशन है ना, हाइपर म्यूटेशन, ठीक है, वो क्या प्रोसेस होता है, उसमें क्या होता है कि मेनली हमारे पास ये जो बी सेल है, बी सेल के जो रिसेप्टर होते हैं ना, वो आपके पास एंटीजन के लिए बने होते हैं, उन्होंने एंटीजन को रिकॉग्नाइज करना होता है। तो हमारे पास जो रिसेप्टर होंगे वो हाई अफिनिटी शो करेंगे ना, वो तो ठीक है, लेकिन जो आपके पास एंटीजन के लिए उनके साथ अफिनिटी उनकी प्रॉपर नहीं है, तो उनको क्या किया जाएगा, उनको चेंज किया जाएगा। दो काम होते हैं, एक तो रिसेप्टर को चेंज किया जाता है, दूसरा बी सेल्स की हम कह सकते हैं कि आइडेंटिफिकेशन, बी सेल्स की सिलेक्शन की जाती है। दो काम होते हैं, जैसे कि हमने कल देखा था ना कि नेगेटिव सिलेक्शन में, तो क्या क्या होगा हमारे पास, ये अगर एक बी सेल है, ठीक है, और ये इसका रिसेप्टर है, और इसने आपके पास ये नॉर्मल सा, इसने क्या किया कि हमारे पास यहाँ पे हल्की सी इसकी अटैचमेंट है कोई भी एंटीजन के साथ, हमारे पास दूसरा बी सेल है, ठीक है, और इसका रिसेप्टर है, और इसकी हमारे पास बहुत ही ज्यादा अफिनिटी है एंटीजन के साथ, ठीक है। तो वी डी जे रीअरेंजमेंट से हमारे पास बी सेल्स जो होंगे, जिनका रिसेप्टर जो होगा वो एंटीजन को ज्यादा अच्छे से कैच करेगा, सेम वो बी सेल्स की प्रोलिफरेशन होना शुरू हो जाएगी, और आपके पास ये जो बी सेल जो कि एंटीजन के साथ अफिनिटी नहीं रखते थे, उनको मार दिया जाएगा, ठीक हो गया। अगर हम विजुलाइज इसको प्रेजेंट करें तो हमारे पास ये बी सेल है, ये बी सेल है, ठीक है, और ये भी बी सेल है। अब हमारे पास ये जो बी सेल है, इसने आगे बी सेल बनाया, ठीक है, और ये भी आपके पास, इसने भी आगे बी सेल यहाँ से बन रहे हैं, लेकिन इनकी जो अफिनिटी है वो आपके पास, इनकी जो अफिनिटी है वो कम है, ठीक है, ये कम है, इसकी भी अफिनिटी कम है, इसकी भी अफिनिटी कम है इसके एंटीजन के साथ। लेकिन ये जो बी सेल है, ये वाला जो बी सेल है ना, ये बहुत टाइटली अपने एंटीजन को बाइंड कर रहा है। तो सोमैटिक हाइपर म्यूटेशन में होगा कुछ इस तरह से कि इन सब को हमारे पास, ये जो है, जो आपके पास करेक्टली अच्छे से बाइंड नहीं हो रहे थे, इनको फारक कर दिया जाएगा, ठीक हो गया, और वही सेल जो होंगे वो आगे प्रोलिफरेट होना शुरू हो जाएंगे। ये आपके पास ये वाली जो लीनेज थी, ये प्रोलिफरेट होना शुरू हो जाएगी, इस टाइप के सारे जो बी सेल हैं वो बनना शुरू हो जाएंगे, जो एंटीजन के साथ आपके पास अच्छे से बाइंड हो रहे हैं, तो इसको बोलते हैं सोमैटिक हाइपर म्यूटेशन, ठीक है जी। अब हम बात करते हैं इम्यूनोग्लोबुलिन्स की। तो इम्यूनोग्लोबुलिन्स हमारे पास जल्दी जल्दी से हम देख लेंगे इसको, हमारे पास गेम्ड, इसे आपने याद रखना है हमेशा, गेम्ड के नाम से इसका निमोनिक है, गेम्ड, ठीक है। जी, आई जी जी इम्यूनोग्लोबुलिन, आई जी ए, उसके अलावा हमारे पास आई जी एम, आई जी ई, ठीक है, और आई जी डी, ठीक है। इसको और ज्यादा हम
क्लासिफाई करें तो हमारे पास जो AIgG होती है ना, सॉरी पहले इसको देख लेते हैं। हमारे पास IgA जो होती है ये मिकोजल प्रोटेक्शन प्रोवाइड करती है, मिकोजल प्रोटेक्शन, ठीक है। अगर किसी बंदे की बॉडी में IgA की डेफिशिएंसी है तो उस बंदे को पता क्या होगा, उसको GIT डिस्टर्बेंस बहुत ज्यादा होगी, GIT का और साइनोसाइटिस रेस्पिरेटरी, जिधर जिधर आपके पास मिकोजल ए ज्यादा होगी तो वो आपके पास अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक इन्फेक्शन, तो GIT और अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक इन्फेक्शन ज्यादा होगा, क्योंकि ये जो आपके पास इम्यूनोग्लोबुलिन होती है ना वो ज्यादातर GIT में होती हैं। अब इनको थोड़ा सा स्ट्रक्चरली देख लेते हैं, फिर हम थोड़ा सा आगे बात करते हैं कि आपके पास जो IgG, ठीक है, और उसके अलावा हमारे पास जो होती है IgE और IgD। IgE तो हमने लिखी नहीं है, ये हमारे पास IgE थी, IgE। ये सारी की सारी जो है हमारे पास मोनोमर है, IgG, IgE और IgD, ये आपके पास तीनों की तीनों जो हैं वो मोनोमर है। तो मोनोमर का क्या मतलब होगा, अब अगर इसका हम स्ट्रक्चर बनाएं तो वो कुछ इस तरह से हमें देखने को मिलती हैं। ये हमारे पास ये वाली जो है ना, ठीक है, अगर आप इसको देखें तो इसमें FC पोर्शन कितने हैं, FC पोर्शन आपके पास कितने हैं, एक FC पोर्शन है ना। तो FC पोर्शन जो होता है ना वो आपके पास डिटरमाइन करता है एंटीजन का, ये जो आपके पास FC पोर्शन होता है ना कि ये मोनोमर है या डाइमर है। अब मैं बनाता हूं हमारे पास दूसरी, तो ये आपके पास कुछ इस तरह से है, ठीक है। तो इसमें हमारे पास यहाँ पे दरमियान में ये जे जे चेन इसको कहते हैं, जे चेन के साथ अटैच होती है, तो इसमें FC पोर्शन कितने, दो, तो इसको बोलेंगे डाइमर, ठीक है जी, मोनोमर डाइमर। और ये आपके पास है IgA का स्ट्रक्चर कुछ इस तरह से होता है। अगर हम IgM की बात करें तो वो आपके पास कुछ इस तरह से होगी कि उसके साथ पेंटावेलेंट, ठीक है, ये 5 रिसेप्टर होंगे, ठीक है जी, ये इस तरह से अटैच होती है, ठीक हो गया। तो इसको पेंटावेलेंट कहते हैं। FC कितने हैं, 1 2 3 4 5, ठीक हो गया। तो ये आपके पास है IgM। नॉर्मली बॉडी में आपके पास जो फर्स्ट सबसे पहले जो भी अगर प्लाज्मा सेल है, ठीक है, ये क्लॉक शेप प्लाज्मा जो सेल होते हैं सबसे पहले IgM में आपके पास कन्वर्ट होते हैं। अब जो मेन मेन बातें हैं जो कि आपको इसके अकॉर्डिंग पता होनी चाहिए वो क्या है कि कौन सी एंटीबॉडी का स्पेसिफिकली क्या काम है। तो हमारे पास जो IgG एंटीबॉडी है ना, सबसे पहले इसको देखते हैं कि ये क्विक रिस्पॉन्स आपके पास सेकेंडरी, कोई भी सेकेंडरी इन्फेक्शन होता है तो उसमें आपके पास क्विक रिस्पॉन्स करती है, मतलब कि ये मेमोरी सेल के तौर पे काम करती है, ठीक है जी, IgG मेमोरी सेल के तौर पे काम करती है। अच्छा, ये सारी बातें रुकें रुके रुके एक दफा ना, इनको क्लासिफाई करने से पहले ना मेन आपको पता चल जाए कि हमारे पास ये जो इम्यूनोग्लोबुलिन्स होती है ना, इनका मेन काम क्या होता है। तो तीन इनके मेन काम है। हमने कहा कि हमारे पास इस तरह का ये स्ट्रक्चर है एंटीबॉडीज का, इम्यूनोग्लोबुलिन्स कोई भी हो सकती है, IgG। तो सबसे पहले ये क्या करेगी, ऑप्सोनाइजेशन, ऑप्सोनाइजेशन, ठीक है। ऑप्सोनाइजेशन का क्या मतलब होगा कि ये आपके पास एक्टिवेट फैगोसिटिक एक्टिविटी, फैगोसिटिक एक्टिविटी हमारे पास। अब अगर ये ऑप्सोनाइजेशन की ये मार्क कर देती है, यहाँ पे कोई बैक्टीरिया है तो इसके ऊपर आके ये अटैच हो जाएगी। अगर ये अटैच हो गई तो इसने इसको मार्क कर दिया कि ये कोई नुकसानदेह चीज है, ठीक हो गया। तो ये फैगोसिटिक एक्टिविटी को बढ़ा देगी। दूसरा काम ये होता है, हमारा कल का लेक्चर है कॉम्प्लीमेंट सिस्टम, तो हमारे पास दूसरा काम ये होगा कि ये कॉम्प्लीमेंट सिस्टम की एक्टिवेशन करवाती है। हम देखेंगे कि किस तरह से होता है ये कॉम्प्लीमेंट एक्टिवेशन, ठीक है। मोस्ट कॉमनली हमारे पास जो क्लासिकल पाथवे होता है ना, उसमें 3 पाथवे होते हैं, लेसिथन क्लासिकल, तो वो सारे हम देखेंगे। तो क्लासिकल पाथवे जो होता है ना उसको ये एक्टिवेट करवा देती हैं एंटीबॉडीज, ठीक है, एंटीजन के साथ बाइंड हो गया। तीसरा काम ये होगा कि यही आपके पास एंटीबॉडीज क्या करती हैं कि ये प्रोटेक्शन प्रोवाइड करती हैं किसी भी एंटीजन के खिलाफ, ठीक है। वो किस तरह से करवाएंगी, बैक्टीरियल अडहीरेंस, मतलब के पूरे को उसको अटैच कर लेंगी। अब ये आपके पास बैक्टीरिया है और यहाँ पे GIT मिकोजा है, ठीक है। उसमें हमारे पास क्या होते हैं, विलाई कुछ इस तरह से, ये नीचे आपके पास क्या थी, ये GIT की मिकोजा है, ठीक है। अब एंटीबॉडी पता क्या करेगी, एंटीबॉडी आएगी और एंटीबॉडी इस पूरे को कवर कर लेगी, पूरे को कवर कर लेगी, ठीक है, ताकि इसकी अडहीरेंस ना हो पाए, कि ये क्या करे कि सरफेस जो हमारे पास बॉडी का जो सरफेस है उसके साथ अटैच ना हो पाए। तो 3 मेन काम होते हैं इसके, ठीक हो गया। प्रिवेंट बैक्टीरियल अडहीरेंस, प्रिवेंट बैक्टीरियल एडहीरेंस, ठीक है, बैक्टीरिया के साथ वो आपके पास बॉडी के साथ उसको जुड़ने नहीं देती, कॉम्प्लीमेंट को एक्टिवेट करेगी और फैगोसिटिक एक्टिविटी को बढ़ा देगी विद ऑप्सोनाइजेशन। और मोस्ट कॉमनली जो हमारे पास कैप्सूल इनकैप्सुलेटेड बैक्टीरिया होते हैं ना उनको ज्यादातर ये बढ़ा देती है, ठीक हो गया। अच्छा, अब जो ये तो मेन इनमें सब में आएंगे, ठीक है, मेन काम जो मैंने आपको मेन इनके रीजन बता दिए ना, फंक्शन, वो तो सब में होंगे। अब जो डिफरेंट डिफरेंट बातें इनमें वो हम देखते हैं कि वो क्या है। हमारे पास जो IgG एंटीबॉडी है ना, ये सेकेंडरी रिस्पॉन्स, जैसे मैंने पहले आपको बताया कि हमारे पास किस तरह से होता है कि मेमोरी सेल बन जाते हैं, तो जब भी सेकंड इन्फेक्शन होगा तो ये जो रिस्पॉन्स होगा वो बहुत ज्यादा हाई हो जाएगा, ठीक है जी। ऑप्सोनाइजेशन, न्यूट्रलाइजेशन वो मोस्ट कॉमन हो गया। दूसरी बात आपने ये याद रखनी है कि ये मोस्ट अबंडेंट है,
मोस्ट अबंडेंट इन सीरम, कि जो बॉडी में सबसे ज्यादा पाई जाती है ना हमारे सीरम में, वो आईजीजी एंटीबॉडी होती हैं। और फर्दर हमारे पास क्या है कि कैन क्रॉस प्लेसेंटा, कि ये प्लेसेंटा को क्रॉस कर जाती हैं। ठीक हो गया। प्लेसेंटा को अगर क्रॉस कर जाएंगी तो ये पैसिव इम्यूनिटी प्रोवाइड करती हैं। पैसिव इम्यूनिटी हमारे पास क्या मतलब, प्लेसेंटा, ठीक है, ये थोड़ी सी बात बता दूं, हमारे पास यहाँ पे मदर है, ठीक है, मदर, ठीक है, और यहाँ पे बेबी लाई कर रहा है, तो प्लेसेंटा, इसमें हमारे पास बेबी पड़ा हुआ है, ठीक है। तो ये जो आई जी जी एंटीबॉडी होंगी ना, ये हमारे पास क्या होंगी कि ये प्लेसेंटा को क्रॉस कर जाती हैं, ठीक है। तो ये आपके पास प्लेसेंटा को क्रॉस कर जाती हैं, सिंगल हैं, जो कि इसकी स्पेसिफिसिटी है। अगर क्रॉस कर जाती हैं तो ये पैसिव इम्यूनिटी प्रोवाइड करती हैं। व्हाट इज द पैसिव इम्यूनिटी, कि अगर हम किसी बंदे को परफॉर्म्ड एंटीजन दे देते हैं ना, सॉरी एंटीजन नहीं, एंटीबॉडी, सॉरी सॉरी, बिल्कुल गलत बोल गया हूँ, एंटीजन सोचना भी नहीं, क्योंकि वो एक्टिव हो जाएगी। परफॉर्म्ड एंटीबॉडी, कि हमने किसी बंदे को परफॉर्म्ड एंटीबॉडी दे दी तो ये आपके पास होगी पैसिव। और अगर हमने किसी को एंटीजन दिया है, तो एंटीजन देने के बाद हम उसकी इम्यूनिटी को इंड्यूस करवा रहे हैं, तो ये होती है एक्टिव इम्यूनिटी। ठीक हो गया। इसकी बात हम वैसे भी डिफरेंस पढ़ लेंगे बुक पे, लेकिन अभी यहां तक रहें आप, कि हमारे पास जो पैसिव इम्यूनिटी होगी उसमें एंटीबॉडी दी जाती है ताकि हमारे पास क्या हो कि इम्यूनिटी प्रोड्यूस की जाए। अच्छा जी, अब अगर ये एज अ पैसिव इम्यूनिटी का काम करती है, तो हमारे पास इससे रिलेटेड बात ये कि इसकी और एग्जांपल दे देता हूं आपको। जैसे कि हमने आखिरी टॉपिक जो पढ़ा है हमारे पास हीमाटोलॉजी में, मोनोक्लोनल एंटीबॉडी, तो हम बॉडी में क्या इंजेक्ट करवा रहे थे, मोनोक्लोनल एंटीबॉडीज, ठीक है। तो इंजेक्ट का क्यों कहा, क्योंकि हमारे पास पेप्टाइड इन नेचर होती हैं, तो कभी भी हम इसको ऑरली नहीं देते क्योंकि इनकी एब्जॉर्प्शन। तो मोनोक्लोनल एंटीबॉडी जो है वो भी आपके पास लाइक अ पैसिव इम्यूनिटी का काम करती हैं। ओके हो गया। अब हमारे पास ये 6 मंथ तक ना ये बेबी की बॉडी में लाई कर रही होती हैं। बहुत सारी ऐसी कंडीशन है ना कि जिसमें हमारे पास मदर जो होती है ना, वो बेबी की फाइंडिंग्स को थोड़ा सा ना मतलब आल्टर कर देती है, चेंज कर देती है। जैसे कि अगर किसी पेशेंट को, बेबी को हाइपोथायरॉइडिज्म है, ठीक है, तो हाइपोथायरॉइडिज्म आपके पास उसकी हमें प्रेजेंटेशन होगी, ठीक है जी, उसकी पोर्ट बेली, ठीक है, तो अम्बलाइकल पोर्ट अम्बलाइक, मतलब उसकी सारी प्रेजेंटेशन जो होगी वो हमें देखने को मिलेगी, ठीक है। लेकिन जब हम उसके बॉडी में टीएसएच का लेवल देखेंगे ना, तो टीएसएच हमें क्या मिलेगा, कम मिलेगा, ठीक है, क्योंकि हमारे पास हाइपोथायरॉइडिज्म में टीएसएच ज्यादा होता है ना, ठीक है। तो टीएसएच जो होगा वो हमें ज्यादा मिलेगा। क्यों क्यों क्यों, इस वजह से, क्योंकि T3 T4 जो होता है वो मदर से हमारे पास ट्रांसप्लेसेंटली आ जाता है, ठीक है जी, बेबी के अंदर। तो इस वजह से कुछ हमारे पास अर्ली 2-3 वीक तक हमारे पास ये, हम उसको फाइंडिंग्स पे कभी भी डायग्नोज नहीं कर पाते कि हाइपो या हाइपर है। अच्छा, ये बात दूसरी तरफ निकल गई है। यहां तक बात यही थी कि 6 मंथ तक बेबी में आईजीजी एंटीबॉडी होंगी। अगर आईजीजी एंटीबॉडीज प्रेजेंट हैं, तो अगर बेबी को कोई भी हमारे पास इम्यूनो डेफिशिएंसी है, ठीक है, नेक्स्ट हमारा टॉपिक होगा इम्यूनो डेफिशिएंसी सिंड्रोम्स, ठीक है। अगर इस बंदे की बॉडी में आईजीजी मतलब कोई भी सेल्स की डेफिशिएंसी, किसी भी किस्म की डेफिशिएंसी है, तो वो प्रेजेंट नहीं हो पाएगी, क्योंकि ये उसको कवर कर रहा है, क्योंकि इसके पास पहले से है। अगर खुद नहीं बना रहा तो 6 माह तक नहीं पता चलेगा, मास्क कर देगा उसके इफेक्ट को, ऐसे ही लगेगा कि मुझे इसकी जो इम्यूनिटी है वो नॉर्मल है। अच्छा जी, अब हमने अच्छा ये आईजीजी की हम बात कर रहे थे, ये यहाँ पे थे हम, कि ये मोस्ट अबंडेंट है और कैन क्रॉस प्लेसेंटा, तो पैसिव इम्यूनिटी प्रोवाइड करती हैं। मोस्ट कॉमनली अगर इनकैप्सुलेटेड बैक्टीरिया होंगे ना, जिनके ऊपर कैप्सूल होता है, तो उसको उसको मारने के लिए बहुत ही ज्यादा हेल्पफुल होती हैं आईजीजी एंटीबॉडी, ठीक है। तो ये इससे रिलेटेड बातें जो कि आपको पता होना चाहिए कभी भी आईजीजी के बारे में, कि ये मेमोरी सेल के तौर पे सेकेंडरी इन्फेक्शन इन्फेक्शन में क्विक रिस्पांस, मोस्ट अबंडेंट है, कैन क्रॉस प्लेसेंटा, और इनकैप्सुलेटेड बैक्टीरिया जो हैं उनके खिलाफ इनका जो रिस्पॉन्स होता है बहुत अच्छा होता है, ठीक है जी। और क्लास स्विचिंग वाली बात भी याद रखनी है कि हमारे पास कौन सी ऐसी साइटोकाइंस हैं जो कि इसको बनवाती हैं आईजीजी को, तो इंटरफेरोन गैमा, ये आपके पास आईजीजी क्लास स्विचिंग करवाएंगी, कि प्लाज्मा सेल को जाके इफेक्ट करेंगी कि चल भी आगे आईजीजी बना, कोई और ना बना, तो ये स्पेसिफिक होती है। नेक्स्ट आईजीजी, आईजीजी हमारे पास जो है ना, तो ये मिकोजल सरफेस की प्रोटेक्शन प्रोवाइड करती है, ठीक है। शेप जैसे कि मैंने बता दी, ये डायमर्स की शेप में होती है, जे यहाँ पे हमारे पास जे चेन से अटैच होती हैं। इसके अलावा हमारे पास जो ब्रेस्ट मिल्क होता है ना, ये क्या हो गया, जी ए एंटीबॉडीज जो है ना, मिकोजल प्रोटेक्शन प्रोवाइड करेंगी। तो मैंने जैसे कहा कि अगर किसी बंदे की बॉडी में आईजीए एंटीबॉडी की डेफिशिएंसी है, तो उसको मोस्ट कॉमनली मिकोजा जीआईटी में और अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट, ठीक है, तो इसका इन्फेक्शन जो होगा उसको ज्यादा होगा, ठीक है। और फर्दर आपके पास जो बात आपने मेन याद रखनी है कि ब्रेस्ट मिल्क में, ठीक है, ब्रेस्ट मिल्क में आईजीए एंटीबॉडी होती है, ठीक है। तो अब हमारे पास प्लेसेंटा का मामला नहीं है, क्योंकि बेबी की बर्थ हो चुकी है, बेबी डिलीवर हो चुका है, तो वो मिल्क से ओरली हमारे पास क्या करवा रहा है, मिल्क की मदद से वो आईजीए एंटीबॉडी को अपनी बॉडी में लेके जा रहा है, ठीक हो गया। तो ये मोस्ट कॉमनली इस वजह से होती है ताकि बच्चे को कोई भी जीआईटी का इन्फेक्शन ना हो, ठीक है जी।
और हमारे पास ये जो एंटीबॉडीज होती हैं, क्योंकि मिकोजल प्रोटेक्शन तो मोस्ट कॉमनली मिकोजा सरफेस एरिया, मिकोजल सरफेस एरिया ज़्यादा से ज़्यादा किधर होता है, जीआईटी में। तो ये पियर पैचेस जो है ना, पियर पैचेस जो मोस्ट कॉमनली वहाँ पे ये लाई कर रही होती हैं, वहाँ पे बनती हैं, ठीक है, वहाँ पे बनती हैं। वो हमारे पास हमने पढ़ा था ना कि सेकेंडरी ऑर्गन्स जो हैं, तो वो सारे हमने पढ़े थे पहले लेक्चर में, पियर पैचेस, ठीक है, उसके अलावा लिम्फ नोड, स्प्लीन, वो सारी बातें। आगे आगे आईजीएम एंटीबॉडी, तो आईजीएम एंटीबॉडी का आपको पता है जैसे कि ये हमारे पास पेंटावेलेंट इन फॉर्म में होती है, ठीक है, प्लेसेंटा को क्रॉस नहीं कर पाती, लेकिन इसके अकॉर्डिंग जो मोस्ट हमारे पास एमसीक्यूज आ सकता है ना, कि ये आपके पास एविडिटी, मोस्ट एविडिटी प्रोवाइड करती है, ठीक है। व्हाट इज द एविडिटी और व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन द अफिनिटी, तो यहाँ पे मैं दिखा देता हूँ आपको कि ये हमारे पास है पेंटावेलेंट आईजीएम एंटीबॉडी, ठीक है। तो 3 4 और ये 5 एविडिटी मीनिंग्स कि हमारे पास, इसके पास ज्यादा हाथ हैं, ये समझ लें कि इसके पास 5 हाथ हैं, ये पांचों हाथों से बैक्टीरिया को पकड़ेगी, तो इसको बोलेंगे एविडिटी। नॉट मीन्स लाइक अफिनिटी, ये आपने ये नहीं समझना कि अफिनिटी, अफिनिटी पता क्या होगा, अफिनिटी होगी हमारे पास कि इसकी, इसके साथ अटैचमेंट कितनी ज्यादा स्ट्रॉन्ग है, इसको बोलेंगे एफिनिटी। लेकिन एविडिटी टोटली डिफरेंस है। एविडिटी हम ये कह सकते हैं कि एक्सेस ज्यादा है, उसकी उस तक पहुंच ज्यादा है, ठीक है। पहुंच ज्यादा ये नहीं है कि बहुत ग्रैबली उसको बहुत जोर से पकड़ा हुआ, तो इसको नहीं कहेंगे हम, ठीक है। हम क्या कहेंगे कि उसके साथ एक्सेस ज्यादा है, कि 5 हाथ जो है वो भी यूज हो रहे हैं। तो मोस्ट कॉमनली एविडिटी जो होती है इसको बोलते हैं, ये जो होती है हमारे पास एविडिटी बाइंडिंग, प्रमोट एविडिटी बाइंडिंग आईजीएम एंटीबॉडीज, ठीक है। और फिक्स्ड कॉम्प्लीमेंट आपके पास ये ज्यादातर कॉम्प्लीमेंट की एक्टिवेशन में बहुत ज्यादा हेल्पफुल है, ये बात हम कल देख लेंगे बहुत ज्यादा अच्छे से जब हम कॉम्प्लीमेंट सिस्टम पढ़ेंगे। आईजीडी जो होती है वो आपके पास तकरीबन नॉर्मली इतनी ज्यादा ये इंपॉर्टेंट नहीं है, आईजीई जो है वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, तो इसके बारे में हम बात करते हैं। हमारे पास आईजी एंटीबॉडी जो होती हैं ये सबसे पहले तो किसको करेंगी, ईओसिनोफिल्स, ईओसिनोफिल्स को एक्टिवेट करती हैं, ठीक है। और इसके अलावा हमारे पास मास्ट सेल, बेजोफिल सेल, ठीक है, इसके साथ अट्रैक्ट इनके साथ इसका अट्रैक्शन होता है। हमने आईजीए का नहीं बताया मैंने आपको कि आईजीए जो होती है ना, वो जैसे कि इंटरफेरोन गामा चाहिए होता है, तो हमारे पास आईजीए के लिए चाहिए होता है इंटरल्यूकन 5, ठीक है, ये हमारे पास जरूरी होता है। आईजीएम जो होता है वो वैसे ही फर्स्ट जो होती है ना, अगर मतलब कि क्लास स्विचिंग नहीं हो रही, एक ही एंटीबॉडी बननी है तो एम बनेगी, ठीक है, ये कहती है मतलब अगर कोई नहीं है तो हम तो हैं ही, तो ये आईजीएम क्लास स्विचिंग नहीं होती, तो इस वजह से डायरेक्ट पहले नंबर पे जो बनती है ना वो आपके पास यही बनती है। आईजीई जो हमारे पास होती है उसके लिए इंटरल्यूकन 4 साइटोकाइंस जो होती हैं वो बहुत ज्यादा हेल्पफुल हैं, जो कि किसी भी प्लाज्मा सेल को आईजीई में कन्वर्ट करते हैं। 5A इंटरफेरोन गामा आईजीजी और इंटरल्यूकन 4 आईजीई एंटीबॉडी, ठीक हो गया। इसके साथ इंटरल्यूकन 13 भी है, वो भी याद रख लीजिएगा ए के लिए। अच्छा, तो ये करता कुछ इस तरह से है, ये काम जो होता है वो हमारे पास कि ये जो एंटीबॉडीज है ना, ये हमारे पास इस तरह से, ये हमने कहा कि ये मास्ट सेल है, मास्ट सेल, और मास्ट सेल में हमारे पास क्या होता है कि हिस्टामीन पड़ी होती है, हमने पढ़ा था वो सारी बातें। तो इसके ऊपर ये क्या है, एंटीबॉडीज हैं। ये कौन सी एंटीबॉडीज हैं, ये हमारे पास हैं आईजीई एंटीबॉडीज, ठीक है। तो आईजीई एंटीबॉडीज जब भी कोई, ये मास्ट सेल के ऊपर पहले से ही हमारे पास क्या है कि हमने इनको लोड कर रखा है, कोई भी पैथोजन आएगा, ठीक है, तो जब वो पैथोजन इसके साथ अटैच होगा, तो जब इसकी क्रॉस लिंकिंग होती है ना, ये क्रॉस लिंकिंग का क्या मतलब है कि एक एंटीबॉडी जो होगी वो अटैच नहीं होगी, डिफरेंट आपके पास 4 5 6 एंटीबॉडी जब क्रॉस लिंक करती है ना किसी भी एंटीजन के साथ, तो मास्ट सेल जो होते हैं ना, यहाँ से ये खुल गए, यहाँ से इसको खोल देते हैं, ठीक है, चलो भाई हिस्टामीन को रिलीज करो, ठीक है, बाकी आपके पास जो भी इंजाइम्स पड़े हैं उनको सर्कुलेशन में रिलीज करो ताकि इसको मारा जा सके, ठीक है, ये बात है। और दूसरा हमारे पास हमने कहा था कि ईओसिनोफिल्स जो होते हैं ना उनके साथ भी ये अटैच होती हैं। अच्छा, उसका क्या बात थी, उसकी ये बात थी कि हमने कहा था कि हमारे पास एंटीबॉडी डिपेंडेंट, ठीक है, सेलुलर टॉक्सिसिटी, हमने ये बात की थी ना पहले, सेलुलर साइटोटॉक्सिसिटी, साइटोटॉक्सिसिटी, एंटीबॉडी डिपेंडेंट सेलुलर साइटोटॉक्सिसिटी, तो ये करवाते थे नेचुरल किलर सेल जो थे ना वो करवाते थे, ठीक है। तो नेचुरल किलर सेल्स हमारे पास ये काम करवाते थे। अब हम इसमें देखते हैं कि इसमें किस तरह से होता है। एंटीबॉडी जो थी वो अटैच होगी इसके साथ, अगर एंटीबॉडी इसके साथ अटैच है, ठीक है, तो ये अटैच्ड एंटीबॉडी पता क्या होगी, ये ईओसिनोफिल सेल्स जो है ना, ये आके इसके ऊपर आके अटैच हो जाएगी, ठीक है। तो अटैच होगी तो आपके पास ईओसिनोफिल्स जो हैं वो फर्दर आपके पास जो इसके पास इंजाइम है वो रिलीज करेंगे और इस हेलमेंथीज को मारेंगे, ठीक है। तो मोस्ट कॉमनली हेलमेंथीज इन्फेक्शन के अगेंस्ट ये एंटीबॉडीज जो होती हैं ना आईजीई वो रिस्पॉन्सिबल होती हैं। अच्छा, अब ये पता क्या होता है कि ये इस वजह से होता है कि ये इसको इनगल्फ नहीं कर सकते, हेलमेंथीज का जो स्ट्रक्चर होता है वो बहुत बड़ा होता है, तो इसको निगला नहीं जा सकता, खाया नहीं जा सकता, तो इसी वजह से उसको बाहर से ही मारा जाता है।
बाहर से उसके ऊपर स्प्रे की जाती है ताकि उसको मार दिया जाए। ठीक हो गया, तो ये मेन काम है आईजीई का। अब हमने रिसेप्टर्स देखने हैं कि हमारे पास बॉडी में कौन किस सेल के ऊपर कौन से रिसेप्टर हैं, तो थोड़ा सा बुक पे आ जाते हैं। ऑलमोस्ट ये क्लियर हो गया सारा। देख तो मैं आपको बताता हूँ कि आपने क्या क्या पढ़ना है, आज हमने क्या क्या पढ़ा, ये आपने पढ़ना है। ठीक है, ये आपने ये वाला टॉपिक पढ़ लेना है, ये हमने पढ़ लिया है इसको डिटेल में। उसके बाद हमने ये सारा पढ़ लिया है ठीक है जी, ये आपने देख लेना पेज, ये सारा पेज आपने देख लेना है। ठीक है, ये पेज हमने पढ़ लिया है, ये भी हमने पढ़ लिया है। थाइमस इंडिपेंडेंट और थाइमस डिपेंडेंट, जो मैंने कहा था ना कि टी सेल डिपेंडेंट और टी सेल इंडिपेंडेंट, वो ये भी हमने पढ़ लिया है। ठीक है जी, उसके अलावा ये कॉम्प्लीमेंट सिस्टम अभी छोड़ दें और फर्दर आगे आ जाएं आप। यहाँ पे ये टी सेल हाँ ये सरफेस रिसेप्टर बता, ये आप देख सकते हैं कि पैसिव वर्सेस एक्टिव इम्यूनिटी। हमारे पास पैसिव इम्यूनिटी क्या होगा कि हम क्या करेंगे कि परफॉर्म्ड एंटीबॉडी, सेम हमने क्या किया था कि मदर ने आईजीजी दी थी, परफॉर्म एंटीबॉडी थी, तो इसको कहेंगे पैसिव, पहले से बनी बनाई दे दी। रैपिड रिस्पॉन्स होता है लेकिन शॉर्ट स्पैन ऑफ एंटीबॉडीज के थोड़ी देर के बाद आपके पास क्या होता है कि ये जो एंटीबॉडी होती है वो खत्म हो जाती हैं। इनकी मिसाल कौन कौन सी है हमारे पास? आईजीए इन ब्रेस्ट मिल्क, ठीक है, ये भी हमारे पास क्या है कि पैसिव है, हमने परफॉर्म दी हुई है, पहले से बनी बनाई। मैटरनल आईजीजी क्रॉसिंग प्लेसेंटा, एंटीटॉक्सिन, ठीक है, एंटीटॉक्सिन भी एज अ पैसिव इम्यूनिटी का काम करते हैं। अब यहाँ पे ये नहीं आपने समझना कि सिर्फ एंटीबॉडी ही होगी तो वो पैसिव इम्यूनिटी, यहाँ पे वो इम्यूनिटी की बात कर रहा है कि हम किस तरह से पैसिव इम्यूनिटी इंड्यूस कर सकते हैं। एंटीटॉक्सिन, ठीक है, तो एंटीटॉक्सिन अगर हम दे देंगे, मतलब रेबीज वायरस है, ठीक है, कोई भी उसके खिलाफ एंटीटॉक्सिन दे दिया। ह्यूमनाइज्ड मोनोक्लोनल एंटीबॉडी, जो हम पीछे पढ़ चुके हैं, ठीक हो गया, ट्रास्टुजुमाब, वो सारी जो हमने पढ़ी थी, मुश्किल मुश्किल नाम थे। आईवी आईजीजी एंड अदर इम्यूनोग्लोबुलिन प्रिपरेशन कैन बी एडमिनिस्टर्ड टू प्रोवाइड टेम्परेरी बट स्पेसिफिक पैसिव इम्यूनिटी टू अ टारगेट पैथोजन। तो आईवी आईजीजी कोई बता सकता है कि हमने किस में दी थी? एनीवन कैन आंसर? वो साइटोपिनिया में हमने उसको यूज किया था, उसमें किया था या किसी और में? वो उसी में किया था, ठीक है, मेरे ज़हन में अगर मैं गलत नहीं हूँ तो उसी में देते हैं हम, आईटीपी में। ठीक है, आईटीपी, अच्छा। उसके अलावा एक्टिव इम्यूनिटी की अगर हम बात करें ना, तो अब ये देखें कि एक्सपोजर टू एक्सोजेनस एंटीजन, एंटीबॉडी नहीं दे रहे, हम कह रहे हैं कि तू खुद कर, भी तू हर चीज तेरे तेरे पास है, तू खुद कर सकता है, खुद पे एतमाद पैदा कर, यकीन कर, तो सारा कुछ हो जाएगा। तो हमने बाहर से क्या किया कि हमने बाहर से एंटीजन दे दिया उसको। ठीक है, कैसे? मिसाल के तौर पे हमने कहा कि पहले मैं आपको बता चुका हूँ कॉन्जुगेटेड वैक्सीन्स, ठीक है, हमारे पास पॉलीसेकेराइड प्लस पेप्टाइड, हमने बाहर से एंटीजन दी। जब हमने एंटीजन दी तो वैक्सीनेशन ही हम करते कि चल भी खुद कर, खुद अपने आप को अगेंस्ट उसको प्रिपेयर कर। इसका लेकिन जो रिस्पॉन्स होता है ना वो स्लो होता है, मतलब ऐसा नहीं होता कि हमने दिए तो फौरी तौर पे, क्योंकि वो दोबारा उसके अगेंस्ट बी सेल टी सेल एक्टिवेशन होगी तो फिर ही रिस्पॉन्स आएगा ना, लॉन्ग लास्टिंग प्रोटेक्शन। लेकिन लेकिन क्योंकि उसके अगेंस्ट मेमोरी सेल डेवलप हो जाएंगे तो ये लॉन्ग लास्टिंग प्रोटेक्शन प्रोवाइड करेगा। ठीक है, जैसे कि नेचुरल इन्फेक्शन है, कोई भी नेचुरल इन्फेक्शन जो है वो एक्टिव इम्यूनिटी है। कोई भी नेचुरल इन्फेक्शन हुआ है, बाहर से एंटीजन एक्सपोज होता है, तो वो नेचुरल इन्फेक्शन जो होता है वो एक्टिव इम्यूनिटी का काम करता है। वैक्सीन जो है मैंने बता दी मिसाल, टॉक्सॉइड जो है वो आपके पास क्या होते हैं कि कुछ ऐसे बैक्टीरिया जैसे क्लोस्ट्रीडियम टेटनाई है, उसमें हम टॉक्साइड्स यूज करते हैं। ठीक है, तो ये भी आपके पास यहाँ पे वो कह रहा है कि कंबाइंड पैसिव एंड एक्टिव इम्यूनाइजेशन कैन बी गिवन फॉर हेपेटाइटिस बी और रेबीज एक्सपोजर। अगर कोई ऐसा पेशेंट है तो इसमें हम दोनों इकट्ठे देंगे। ठीक है, वो आपके पास वो ये कह रहा है कि रेबीज वायरस जो होता है ना उसको फौरी तौर पे क्या करना होता है कि मारना भी होता है। रेबीज वायरस, हम रेबीज जो उसके अगेंस्ट वैक्सीन देते हैं ना हमारे पास, क्योंकि जब वो इन्फेक्शन हो जाता है, मतलब नॉर्मली पता क्या होता है कि इन्फेक्शन से पहले देनी होती है ना वैक्सीन, लेकिन रेबीज जब इन्फेक्शन हो चुका है तो फौरी तौर पे हम दे देते हैं। ठीक है, ताकि उसको न्यूट्रलाइज किया जाए। तो हम पहले भी दे सकते हैं और उसको हमारे पास अर्ली डेवलप करने के बारे में भी हम दे सकते हैं कि अर्ली डेवलप करना है कि किसी बंदे को रेबीज ना हो गया, अगर हो भी गया है तो फौरी तौर पे हम उसको पैसिव इम्यूनिटी से भी ठीक कर सकते हैं। तो हेपेटाइटिस बी भी ऐसे ही है, ये बहुत अहम है, इसको आपने याद करना है। ये एनर्जी जो है ना, इसको आप लोग थोड़ा सा सिर्फ ये समझ लें कि जो कल से मैं खप रहा हूँ कि हमारे पास यहाँ पे दो किस्म के सेल होते हैं, कि इधर से ऊपर से तो हमने कनेक्शन करवा लिया MHC2 फला फला CD4, नीचे से जो आपके पास B7 आता है और उधर से CD28 आता है ना, अगर ये नहीं है ना तो इस कंडीशन को बोलेंगे एनर्जी। ठीक है, को स्टिमुलेशन अगर नहीं हो रही ना, विदाउट को स्टिमुलेटरी सिग्नल, ठीक है, अगर ये नहीं हो रही तो आपके पास एक्टिवेशन नहीं होगी। स्टेट ड्यूरिंग विच अ सेल कैन नॉट बिकम एक्टिवेटेड बाय एक्सपोजर टू इट्स एंटीजन टी एंड बी सेल्स बिकम एनर्जिक व्हेन एक्सपोज टू देयर एंटीजन विदाउट को स्टिमुलेटरी सिग्नल। ठीक है, B7 और CD28 ये मैक्रोफेजेज और टी सेल के दरमियान थे, और बी सेल और टी सेल के दरमियान क्या थे? CD40 और CD40 लाइगेंड। ठीक है, तो अगर ये को स्टिमुलेटरी सिग्नल नहीं आ रहा है तो इस कंडीशन को बोलेंगे एनर्जी। सरफेस मार्कर जो है वो मैं वहां पे लिख देता हूँ आपको, यहाँ से इस तरह थोड़ा सा आसानी हो जाएगी आपको ना, क्योंकि इधर आप अगर पढ़ोगे तो आपको कि पता नहीं क्या सीन है, क्या चल रहा है। थोड़ा सा मैं आपको बता देता हूँ कि किस तरह से आपने ये जो रिसेप्टर है ना वो याद करने। बी सेल के तो हमने सारे लिख लिए हैं ना, तो सबसे पहले हम ना टी सेल, यहाँ पे दो तीन हमारे पास एमसीक्यूज भी हैं, वो भी क्लियर हो जाएंगे। तो हमारे पास टी सेल जो है ना, टी सेल के रिसेप्टर जो हैं सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि एक तो होता है टी सेल रिसेप्टर, ये तो होगा ही भाई, टी सेल है तो टी सेल रिसेप्टर तो होगा। इसके अलावा हमारे पास क्या होता है
कि CD28 होता है, बिल्कुल होता है, ठीक है। अच्छा यहाँ पे ना पहले हम यहाँ पे हम बना लेते हैं एक टी सेल, ये मैंने बनाया टी सेल, ठीक है जी। यहाँ पे हमने बना लिया बी सेल, ठीक है, और यहाँ पे हमने बना लिया मैक्रोफेज, ठीक है जी। अब टी सेल के ऊपर आपके पास एक होगा TCR रिसेप्टर, ठीक है, दूसरा होता है हमारे पास इसके ऊपर CD28। बी सेल के ऊपर आपके पास कौन कौन से होते हैं, एक होता है हमारे पास MHC होता है, बिल्कुल MHC क्लास 2 होता है, उसके अलावा CD40 होता है, ठीक है। टी सेल के ऊपर आपके पास CD, अगर टी हेल्पर सेल है तो आपके पास CD40 भी होगा इसके ऊपर, ठीक है जी। ये जो मैक्रोफेजीज हैं, मैक्रोफेजीज की अगर हम बात करें बी सेल के ऊपर, इसके अलावा और कौन कौन से हो सकते हैं, MHC और CD40 या CD40 के अलावा हमारे पास एक फर्दर होता है B7। फर्दर मैक्रोफेजीज के ऊपर भी B7 भी होता है, ठीक है। उसके अलावा MHC मॉलिक्यूल 2 भी होता है, ठीक है। ये दोनों होते हैं आपके पास। एक बहुत ज्यादा अहम स्पेसिफिक बात थी जो मैंने बताई थी कि आपके पास लिपिड है, हमारे पास जो ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया होते हैं वो अगर आपके पास सेप्टिसीमिया किस रिसेप्टर के साथ करवाते हैं, CD14। मैक्रोफेजेस के ऊपर CD14 होता है तो इसके साथ अटैच हो जाते हैं, ठीक हो गया। अब इसके अलावा हमारे पास जो ये मेन है, फर्दर आपके पास बी सेल, ये तो हमने हीमा में भी पढ़े हैं, 19, 20, 21, ये आपके पास इसके पास और भी सरफेस रिसेप्टर होते हैं। ये 21 के साथ मैंने क्या एमसीक्यूज बताया, इसके साथ आपका एमसीक्यूज ये था कि ये आपके पास एप्स्टीन बार वायरस जो होगा वो इसके साथ आके अटैच होता है CD21 के साथ, ठीक है। CD आपके पास टी सेल, CD4 टी सेल, और इसके अलावा हेल्पर सेल्स का भी इधर ही बता देता हूँ कि इसके ऊपर एक और रिसेप्टर होता है जिसको बोलते हैं CCR5, ठीक है। और जो HIV वायरस होता है ना वो इसके साथ आगे अटैच होता है, HIV वायरस आई थिंक सो। इसके अगेंस्ट हम जो एंटीवायरल थेरेपी देते हैं, मीरा वीरोक, ठीक है। ये एमसीक्यूज है, ये आपको पता होना चाहिए कि हम क्या करते हैं कि इस रिसेप्टर के साथ बाइंड कर देते हैं ये ड्रग, ताकि इसके साथ दोबारा से HIV आके अटैच ना हो, इसके साथ पहले से हम ड्रग लगा देते हैं, मीरा वीरोक, CCR5। तो अब ये जो कॉमन है ये आपको पता होगा, ये कभी भी नहीं भूलने, ये एमसीक्यूज आएगा CD14 रिसेप्टर वाला, ठीक है। FC रिसेप्टर के लिए मैक्रोफेजेस के ऊपर FC रिसेप्टर के सॉरी FC पोर्शन के लिए रिसेप्टर प्रेजेंट होता है। पीछे रह गए हमारे पास नेचुरल किलर सेल, तो नेचुरल किलर सेल के साथ जिधर एंटीबॉडी आगे अटैच होती है CD16, ये बहुत ज्यादा अहम है, ये एमसीक्यूज है कि एंटीबॉडी किस रिसेप्टर के साथ आके अटैच होगी और वो साइटोटॉक्सिसिटी काज करवाएगी, एंटीबॉडी डिपेंडेंट। इसके अलावा हमारे पास इसका जो दूसरा रिसेप्टर होता है वो होता है आपके पास 56, लेकिन ये इतना ज्यादा अहम नहीं है। नेचुरल किलर को हमेशा 16 से याद रखना है, मैक्रोफेजेस का CD14 कभी नहीं भूलना, बी सेल का CD40 कभी नहीं भूलना, और 21 नहीं भूलना, क्योंकि ये आपके पास EBV को अटैच करवाता है, ठीक है। तो इनको मैं क्या कर देता हूँ, इनको एक दफा ब्लू कर देता हूँ, ये ब्लू है, ये ब्लू है, ठीक है जी। और नेचुरल किलर का 16 ब्लू है, ये इनको आपने कभी भी नहीं भूलना। और ये CD28 जो होता है वो टी सेल के ऊपर होता है, HIV के लिए CCR5। और कौन से सेल रह गए हैं आपके पास, हमारे पास साइटोटॉक्सिक CD8, उसका तो पता ही है, आपके पास CD8 होता है, वैसे ही नॉर्मल नाम के साथ ही है। रेगुलेटरी सेल हमने कल पढ़े थे कि जो कि इनहिबिटरी होते हैं। रेगुलेटरी सेल के ऊपर आपके पास जो सरफेस मार्कर होता है, एक CD4 होता है और दूसरा CD25, ठीक है जी। ये अहम है। और फर्दर आपके पास हेमेटोपोइटिक जो स्टेम सेल है उसके पास तो जिधर से सारे सेल बनते हैं CD34, ठीक है। तो जो आपको अच्छे से याद होने चाहिए, नेचुरल किलर सेल CD16, मैक्रोफेजिस आपके पास बैक्टीरिया स्पेसिफिकली किसके साथ बाउंड होता है जिसकी वजह से सेप्टिक शॉक होता है, CD14। बी सेल के ऊपर क्लास स्विचिंग के लिए CD40, ठीक है। और आपके पास टी सेल के ऊपर CD14 लाइगेंड होता है जो इसके साथ अटैच होता है, ठीक है। बाकी ये B7 और B7 ये दोनों पे कॉमन है। और CCR5 आपके पास टी सेल के ऊपर होता है HIV वायरस की अटैचमेंट के लिए CCR5 है, और EBV वायरस की अटैचमेंट के लिए हमारे पास कौन सा CD21 है, ठीक है। तो ये था।